जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BHIC 134 की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 टू 1950। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा कुछ इशू है, तो हम घर पे ही बना रहे वीडियो और घर पे फ़ैन तो ऑन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में एक हेज़ी सा आवाज़ आ सकता है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। हम फ़ैन ऑफ करने पे हम मतलब सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बहुत गर्मी है और साउंड बाहर से कुछ ना इसलिए बंद करना पड़ा है, तो पहले ही बता दी, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारा टॉपिक क्या रहेगा। और देखिए, इग्नू का कोई भी बुक्स है ना, ज़्यादातर जो बुक्स है ना, उसमें ना पहले चैप्टर में ना कुछ टॉपिक को मेंशन किया हुआ है, चैप्टर में कुछ टॉपिक का डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर उसी टॉपिक को फिर दूसरे चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो फिर घबराइएगा मत कि इस चैप्टर को मैम आप डिटेल में नहीं करी, या फिर किसी चैप्टर को किसी टॉपिक को आप बार बार रिपीट कर रही है मैम। जैसा आपके बुक में दिया है, हम कोशिश करें उसको जितना ल्यूसिड फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना हम एक्सप्लेन करने का ट्राई किए हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है इस चैप्टर में। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इंटरप्रेटिंग द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, 18वीं सदी। अभी कौन सा सदी चल रहा है हमारा? 21st सेंचुरी चल रहा है। तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1800 से लेके 1999, है ना? ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे 21st सेंचुरी चल रहा है, मतलब 21st सेंचुरी मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2000 से लेके 2099 तक चलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही 18th सेंचुरी का क्या मतलब होता है? 1700 से लेके 1799 तक का टाइम पीरियड का बात कर रहा है। सेंट मतलब ही होता है 100, सेंचुरी सब जानते होंगे। तो 100 साल का बात चल रहा है। ये 100 साल का टाइम पीरियड में जो जो इवेंट हुआ है, वो सारे इवेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले हम ये समझेंगे इंटरप्रेटिंग द 18th सेंचुरी। इंटरप्रेट करने का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेट बोलने का मतलब है कि देखिए, ये अगर कोई भी एक टाइम पीरियड हुआ होगा, मान लीजिए अभी का एक टाइम पीरियड बता रहे हैं, या पूछा जा सकता है कि 2024 में या फिर 2023 में भारत में क्या क्या हुआ था, या मेजर इवेंट्स क्या हुआ था। तो हो सकता है ना, कोई बोल रहा हो कि नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम हो रहा था, पर क्या एक ही इशू हर जगह हुआ होगा यूनिफॉर्म वे में? नहीं, कुछ जगह डेवलप किया होगा तो कुछ जगह और डिटेरियोरेट किया होगा। किसी जगह पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो किया होगा, किसी जगह पे नहीं किया होगा, किसी जगह पे बारिश अच्छा हुआ, किसी जगह पे नहीं हुआ होगा। तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। तो एक टाइम पीरियड को अलग अलग लोग अपने अपने आइडिया से, अपने अपने थिंकिंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई बोलता है कि इस टाइम पे कुछ ऐसा घटना हुआ था, कोई लोग बोलेंगे कि नहीं, आप ये बात ना अधूरा बात बताए हैं, इस टाइम पे ये भी घटना हुआ था। ये है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो ये सारा हम इंटरप्रिटेशन समझेंगे। उससे पहले हम एक टाइम पीरियड को समझेंगे, हिस्ट्री को थोड़ा एलाबोरेट समझाने से पहले वो हम फर्स्ट स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री का शुरुआत करने में थोड़ा आपको समझ में आएगा, एक फ्लो समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, वो पढ़ने के बाद 18th सेंचुरी का सेलियंट फीचर्स पढ़ेंगे। सेलियंट फीचर्स का मतलब क्या होता है? सेलियंट मतलब समझिए तो एक यूनिक चीज़ जो आप में एक यूनिक है, जो आपको सबसे अलग बनाता है। आप भी इंसान हैं, आप लड़का हैं, आप लड़की हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर जो आप सबको ही है, वैसे सभी इंसान हैं, सभी आदमी हो सकते हैं, सभी औरत हो सकते हैं, पर कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा ना जो आपको यूनिक बनाता होगा। ठीक वैसे ही 18th सेंचुरी में कुछ ऐसा कैरेक्टर था, कुछ ऐसा फीचर्स था जो उसको यूनिक बनाया, जो उसको इतना इम्पॉर्टेंट बनाया। तो वो है सेलियंट फीचर। सेलियंट फीचर मतलब यूनिक फीचर ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में, इस 100 साल में क्या सेलियंट फीचर हुआ था, क्या क्या घटना हुआ था, जिसके कारण उसको हम डिफरेंटली अलग एक टॉपिक में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा आएगा दूसरे स्लाइड में कि 18th सेंचुरी में डिबेट के फॉर्म में पढ़ेंगे। वही बताए ना, इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे। तो एक डिबेट का क्या मतलब होता है? झगड़ा करना ना? नहीं, झगड़ा करना नहीं। डिबेट का क्या मतलब होता है कि आप कोई तर्क बोले और हम आपको काउंटर करके हम बता रहे हैं कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं इसका ये भी है, ये भी पॉइंट हो सकता है। या फिर एक बोल सकते हैं कि किसी एक मुद्दा पे कोई उसके तरफ से बोल रहा है कि एक कोई उसके अगेंस्ट में बोल रहा है। स्कूल में जनरली यही डिबेट होता था, पर यहाँ पे जो डिबेट का बात हो रहा है कि समझिए तो एक डाइस रखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, डाइस, लूडो खेलते हैं ना जिससे, वो डाइस रखा हुआ है। तो आपके सामने, आपके एकदम फ्रंट में जो दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, पर क्या 5 ही है उसमें? नहीं, आप उसको उठाएंगे, फिर उसको देखेंगे, अच्छा 5 है, 5 के पीछे 3 है,
इसके बाद फिर देख रहे हैं, अच्छा ऊपर में 1 है, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 4 है, ये मतलब सॉरी एक साइड 2 है और एक साइड 4 है। मतलब आप उसको डाइस को घुमा कर हर डायमेंशन से देख रहे हैं, उठाए हैं, एनालाइज किए हैं, देखे हैं। ठीक वैसे ही एक मुद्दे को जो आपको दिख रहा है वहीं तक वो चीज़ ना समझना, बल्कि हर डायमेंशन से समझना कि इसका सोशल एस्पेक्ट भी है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, पॉलिटिकल में क्या प्रभाव पड़ा था, इकोनॉमिक में क्या प्रभाव पड़ा था, किस तरह से लोग मतलब हर जगह से, हर डायमेंशन से, छोटे से लेके एक पीजेंट्स, एक लेबर से लेके एक किंगडम तक, एक राजा की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो सब डायमेंशन से हर तरीक़ा से लेके कर रहे हैं। तो होता है ना, जैसे फेमिनिस्ट होते हैं, फेमिनिस्ट क्या करते हैं, वो हर तरीके में क्या विमेन को देखना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि विमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, विमेन का अपलिफ्टमेंट हो रहा है ना। इन्वायरमेंटलिस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई, इन्वायरमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए, तो वो इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो प्रॉफिट पे, वो डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, वो बोलेंगे इन्वायरमेंट ठीक है करेंगे, बट मेरा मेन फोकस है इंडस्ट्री का ग्रोथ होना, है ना। तो सबको अपने अपने फील्ड में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा, अपना अपना नज़रिया होगा, ठीक। और ये डिबेट में हम हर नज़रिए को हर तरीक़ा से समझेंगे, ठीक। जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए कि हम लोग को पढ़ने क्या वाला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल पीरियड का डिक्लाइन, मुगल पीरियड का डिक्लाइन पढ़ेंगे। मुगल पीरियड का डिक्लाइन बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि इतना वास्ट अम्पायर इतना अच्छा से आया था तो कैसे डिक्लाइन कर गया। ब्रिटिशर आखिर ऐसा क्या ही किए जो उनको लेके चले गए मतलब रंगून पहुंचा दिए। रंगून क्यों पहुंचा दिए, ये हम क्यों बोले, ये आपको जब चैप्टर पढ़िए डिटेल में, जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा। उसके बाद हमारा आएगा सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, राइज ऑफ रीजनल। सोशल एस्पेक्ट क्या था, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी पे और समाज पे सोशियो मतलब सोसाइटी मतलब समाज, हाँ। तो समाज पे और इकोनॉमी के कारण रीजनल जगह, मतलब एक छोटा जगह कैसे राइज किया था। मतलब कह सकते हैं कि एक बड़ा सा किंगडम है, मुग़ल पीरियड चल रहा था, पर मुग़ल पीरियड ना होके कहीं पे अवध के राजा बने, फिर कहीं पे आप बंगाल के राजा बने, फिर इधर देख रहे हैं हैदराबाद के राजा बन रहे। क्यों मुग़ल क्या कर रहा था, आ सकता है ना दिमाग में, पर कैसे छोटा किंगडम में वापस कैसे बना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप समझिए कि सबसे पहले कि हिस्ट्री हम पढ़ते हुए हैं, बहुत ज़रूरी है। जब भी हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होता है, हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फ्लो में नहीं आ पाइएगा, ठीक। सबसे पहला रीज़न जो होता है इस हिस्ट्री पढ़ने का कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग हिस्ट्री, मार्क्स लाने के लिए नहीं। हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं कि हम लोग हमारे पास्ट में जो भी ऐसा गलती हुआ है वो गलती को हम दोबारा ना दोहराएं, सबसे पहला रीज़न यही है, ठीक। दूसरा बात ये होता है कि अभी के कंडीशन को अगर आप समझना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट बिना रूट के नहीं आता। फ्रूट कहाँ से आया, रूट से आया है, रूट भले दिख ना रहा हो पर रूट तो है, रूट ही से तो शुरुआत हुआ है। तो आप अगर फ्रूट देख रहे हैं तो उसके रूट को बिना समझे फ्रूट को नहीं समझ पाएंगे। या फिर किसी बीमारी को डायग्नोस करना है आपको, कोई आप डॉक्टर है, आपके पास पेशेंट आया हुआ है और वो बोल रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप बोलिएगा शुरुआत कैसे हुआ था, उस दिन क्या खाए थे, पेट में अगर दर्द हो तो खाए क्या थे, सुबह क्या खाए थे, उसके पहले दिन क्या खाए थे। तो वो आपसे क्वेश्चन पढ़ता है तो जड़ को पकड़ता है। अगर वो कुछ नहीं समझ पाता फिर बोलता है अपने पापा को ये प्रॉब्लम तो नहीं था, तुम्हारे हेरिडिटी प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, ठीक। तो वो रूट को पकड़ना चाहता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हुआ है या कुछ भी अच्छा चीज़ है, या आज का जो कैरेक्टर दिखता है वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे हिस्ट्री के कारण ही पड़ा है। जिसमें से सब 3-4 एग्जाम्पल अगर आप सोच लेंगे, जो रेसिज्म, आज भी हम लोग को गोरी लड़कियां पसंद है, गोरे लड़के पसंद है, क्यों, रेसिज्म जो आए कॉलोनियल पीरियड के कारण, उन लोग आए गोरे लोग को सुपीरियर दिखाए, आज भी हमारे मन में बैठ गया। इवन बहुत सारे जगह पे होता है ना, शादी करना होता है, लोग बोलते हैं कि लड़की तो गोरी चाहिए, इवन बहुत लोग तो बोलते हैं मिल्की वाइट गोरी चाहिए। पता नहीं मिल्की वाइट गोरी का डेफिनेशन क्या, हमको नहीं समझ में आता, पर है ये चीज़ क्यों हमारे अंदर आया, कॉलोनियल पीरियड के समय। आज भी इंग्लिश बोलता हुआ इंसान हमेशा हम लोग को ज़्यादा शिक्षित दिखता है, पर इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नॉलेज से कोई कंपैरिजन नहीं है। आज हम इतने फ्लुएंट नहीं इंग्लिश में, लिटरली नहीं है, पर क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम हिंदी में बता रहे हैं, आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो क्या मेरे नॉलेज में गैप है, मेरे नॉलेज में कमी है, और ये हम इंग्लिश में बोल रहे होते तो हम बहुत लिटरेट हो जाते क्या।
एक भाषा ही है, वो भोजपुरी, बिहारी नहीं, भोजपुरी, बंगाली या फिर मैथिली या फिर महाराष्ट्री, साउथ का कोई तेलुगु, तमिल, कोई भाषा हो सकता है। भाषा नॉलेज नहीं होता, भाषा बस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का एक साधन होता है, ठीक है ना। इसको पर आज भी हमारे अंदर बैठा है कि कोई इंग्लिश बोलता हुआ इंसान हमको ज़्यादा शिक्षित दिखता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये जुड़ा हुआ है कॉलोनियल पीरियड से, ब्रिटिशर से, तो उसका इम्पैक्ट आज भी हमारे ऊपर है, चाह के ना चाह के। तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक, देखिए पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि इंटरेस्ट हो, मतलब थोड़े देर के लिए पढ़े तो मन से पढ़े, नहीं तो बिना ना मन से फिर आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इंटेंशन, आपका क्या बोलते हैं, इंटेंशन नहीं, आपका अटेंशन को ग्रैब करना, कि आप मेरे साथ फ्लो में आ जाइए। ठीक, तो हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरा बात, अब हम स्टार्ट करते हैं, टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए हिस्ट्री है क्या? कुछ भी पास्ट में जो घटना घटा हुआ है ये आपको लिखना नहीं है, आप समझिए पहले, ठीक है। और अगर वो बहुत बार प्रॉब्लम आता है इग्नू में कि 200 वर्ड्स का क्वेश्चन दे देता है, 400 वर्ड का क्वेश्चन दे देता है, समझ में नहीं आता कि एक टॉपिक में इतना लिखे कहाँ से। पर अगर ये जो हम आपको इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अगर आपके दिमाग में ये 2-3 बार अगर आप स्पीड बढ़ा के सुन लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में आएगा, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कम से कम आपका एक पेज का तो इंट्रोडक्शन हो सकता है अच्छा से, कि आप हिस्ट्री को पहले डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद टाइम पीरियड बता सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो में बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप इंट्रोडक्शन को स्किप कर दीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम स्किप कर देते हैं, या कोई जो जिसमें लगता है कि इंट्रोडक्शन उतना ज़रूरी नहीं है, पर जिसमें ऐसा पार्ट है जिसको आप कोई भी आंसर लिखेंगे ना, आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट था, तो इंट्रोडक्शन उसमें आप कुछ पहला का इंट्रोडक्शन अगर पढ़ लिए हैं ना, तो आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे उसके लिए कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो इंट्रोडक्शन का ही पार्ट अगर लिखते हैं ना, तो आपका आंसर स्टार्ट हो पाएगा, अच्छे लैंग्वेज से स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो किसी में हम इंट्रोडक्शन ऐड किया, किसी में नहीं किया, तो ये ज़्यादा सुपरफ्लुअस नहीं है, पर आपके ही बेनिफिट के लिए बनाए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हिस्ट्री का बात हम जो कर रहे थे कि हिस्ट्री हम लोग पास्ट में जो भी घटना घटा हुआ है वो सब कुछ हिस्ट्री है क्या? नहीं। हिस्ट्री जो चीज़ हमारे पास जिसका एविडेंस है, जिसका प्रूफ है ना, वो है हिस्ट्री, सबसे पहला बात। दूसरा है, हिस्ट्री को जनरली हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से। ऐसे अगर आप बांटिएगा तो, और जैसे बोलते हैं ना कि आप हम मेरे और आप में अगर डिवीज़न किया जाए जेंडर के बेसिस पे, तो लड़का लड़की में डिवीज़न हो जाएगा। अगर नॉलेज के बेसिस पे तो टीचर स्टूडेंट का डिवीज़न हो जाएगा। पर किस बेसिस पे बांटा जा रहा है? तो यहाँ पे हिस्ट्री को अगर टाइम पीरियड के हिसाब से बांटा जाए तो यहाँ पे हिस्ट्री डिवाइड होता है हमारा 4 पीरियड में। ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस। एंशिएंट पीरियड कब तक से कहाँ से कहाँ तक टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एंशिएंट पीरियड। जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस पाया गया है, जब से। अब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे पाया गया होगा, कैसे पता किया होगा, इस दिमाग में अगर आ रहा होगा तो एक मध्य प्रदेश में भीमबेटका का गुफा केव्स मिला है, उसमें कुछ पेंटिंग्स है। ऑब्वियस सा बात है, वो पेंटिंग जानवर तो बनाए नहीं होंगे। ठीक, तो पेंटिंग्स को जब देखा गया तो पहले पता किया गया कि ये पेंटिंग कितना पुराना है। ठीक है, और जब टेक्नोलॉजी से पता किया जा सकता है, ऐसे नहीं पता कोई कर सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी से पता किया गया कि कितना पुराना पेंटिंग है। तो उस पेंटिंग से समझा गया कि अच्छा ये पेंटिंग है, इसका मतलब उतने साल पहले भी इंसान रहा करते होंगे। ठीक है, तो उस टाइम से लेके जब तक हमारे यहाँ पे मुस्लिम नहीं आ जाते हैं, तब तक के टाइम पीरियड को हम एंशिएंट पीरियड बोलते हैं। पर आपके इस चैप्टर में एंशिएंट को नहीं पढ़ना है, पर हम एक आपको क्रोनोलॉजिकली समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका मिडाइवल पीरियड। जैसे देखिए, ये टाइम पीरियड को बांटने का मतलब जैसे कि आपका लाइफ बढ़ता है ना, एक टाइम पर बच्चे होते हैं, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंस आता है जिसमें टीनेज वाला आता है, फिर एडल्ट होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है ना। ठीक वैसे ही हिस्ट्री को भी उसके समय के हिसाब से बांटा गया है। तो एंशिएंट पीरियड हुआ, दूसरा उसके बाद आता है मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम आक्रमण जो सबसे पहले हुआ 712 AD से लेके 700 AD से लेके 712 AD से लेके जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बोल सकते हैं यूरोप से जो मर्चेंट्स हैं वो नहीं आए होंगे, या फिर बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स ना आए हों, तब तक के टाइम पीरियड को मिडाइवल पीरियड में बांटते हैं। और जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिल जाता, ये हमारा होता है मॉडर्न पीरियड। और जब आज़ादी मिल जाता है और आज़ादी मिलने के बाद जो हिस्ट्री हम लोग का स्टार्ट हुआ है, जैसे आफ्टर नेहरू का है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस है,
या फिर उसके बाद जितने सारे हमारे पीएम आए हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, एलपीजी रिफॉर्म कब आया, ये सारा ये सब आप घबराइए मत, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। हम आपको एक स्टोरी समझाना चाह रहे हैं टाइमलाइन की तरह से। अचानक से कूद जाएंगे ना अगर तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये अचानक से कैसे आई, इसीलिए हम आपको क्रोनोलॉजिकली बता रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग को आज़ादी मिल जाता है, टॉपिक पे वापस आते हैं, उसके बाद जब हम लोग को आज़ादी मिल जाता है तो उसको उस टाइम पीरियड को हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। पोस्ट मतलब बाद, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, ठीक है। आज़ादी नहीं, फ्रीडम मतलब आज़ादी, मतलब उसका एक साइनोनिम्स है, ठीक। तो हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, एंशिएंट भी नहीं पढ़ने वाले, मिडाइवल भी नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न। और मॉडर्न पीरियड में कहाँ से आएगा, मॉडर्न पीरियड में आ रहा है ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स आ चुके हैं और कब तक ये चलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिल जाता। इस बुक में तो आपका ये आपका बुक का हेडिंग ही है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 से 1707 टू 1950 तक, ठीक है। मतलब आप ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स के से लेकर आप कहाँ तक पढ़िएगा, जब तक आपको आज़ादी नहीं मिल जाता, इवन जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता, क्योंकि 1950 है, ठीक है। इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे इस बुक में प्रोबेबली। तो अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि ब्रिटिशर्स आ गए हैं तो मुगल्स तो होंगे ही नहीं, मुगल्स हैं। मुगल्स आपके रहेंगे 1526 से स्टार्ट होता है मुगल्स का पीरियड, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, और बोल सकते हैं कि 1857 तक लगभग, जब तक ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हो जाता तब तक मुगल्स हैं। उसके बाद धीरे धीरे एकदम से डिक्लाइन हो गया, बोलिए तो ख़त्म ही हो गया उसका। उसके बाद तो फिर डायरेक्ट क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। क्राउन रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स का राज, इंग्लैंड का राज भारत में डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को समझिएगा, 1707 से लेकर 1950 तक क्या क्या हुआ है इसको समझिए। ये जो एरो दिया है ना, इस एरो को समझिए। पहले तो लेटर मुगल्स आएंगे। देखिए मुगल्स दो पार्ट में बढ़ते हैं, एक अर्ली मुगल्स है, एक लेटर मुगल्स हैं। अर्ली मुगल्स औरंगजेब तक हैं, उसके बाद जो सारे मुगल्स आए हैं उनके जो वंशज रहे हैं उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है, और वो उतना क्रूशियल रोल प्ले नहीं किए हैं, उनको उतना कंसिडर नहीं किया जाता है। इसमें से लास्ट रूलर का नाम आप याद रखिएगा, बहादुर शाह जफ़र, जो कि इंपॉर्टेंट है। जब हम बैटल ऑफ ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब पढ़ाएंगे तब हम उसमें और डिस्कस कर देंगे। लेटर मुगल्स आते हैं और धीरे धीरे जैसे लेटर मुगल्स आते हैं डिक्लाइन होना चालू होता है मुगल्स का टाइम, मुगल्स का पावर में डिक्लाइन होता है। और उसके बाद पावर का डिक्लाइन होता है, तब तक ये मतलब डिक्लाइन चालू हो गया था। और एक टाइम पे देखिए पावर बनता भी एक दिन में नहीं है और पावर हटता भी एक दिन में नहीं है। जब आए थे बाबर, जब पहली बार भारत में आए थे तो धीरे धीरे उनको समय लगा था अपना इतना बड़ा लार्ज एक्सपेंशन, पावर को एक्सपैंड करने में, इतना बड़ा टेरिटरी बनाने में, तो उनको ख़त्म होने में भी समय लगा है। तो एकदम से ख़त्म नहीं हो गया कि आज मुगल्स था और कल मुगल्स गायब, ऐसा नहीं हुआ था। तो लेटर मुगल्स को डिक्लाइन होने में समय लगा है। 1757 में सबसे पहला वॉर होता है हमारा ब्रिटिशर्स के साथ। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम आपको समझाएंगे कि ब्रिटिशर्स का स्टोरी थोड़ा सा बता देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले बस इतना समझिए कि कुछ इवेंट्स हैं। लेटर मुगल्स का डिक्लाइन होगा, लेटर मुगल्स आ रहे हैं मतलब मुगल का डिक्लाइन चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, इसमें बैटल ऑफ बक्सर मिस हो गया है, तो बैटल ऑफ बक्सर भी होगा। मतलब यही दोनों लड़ाई है जो सबसे पहले हम पहले तो हम लोग समझ ही नहीं पाए, ब्रिटिशर्स आए तो पहली बार हम लोग जो लड़ाई किया ना कि नहीं अब नहीं चलेगा तुम्हारा राज, तो वो पहला जो लड़ाई हुआ हमारा डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के साथ वो 1757 में हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग सब मिल के जो लड़ाई किए थे वो 1857 में हुआ था, जबकि पूरा लगभग समझिए तो 100 साल है, 1757 से 1857। ये डेट याद रखिएगा, आपको बहुत सारा डेट नहीं याद रखना पर कुछ डेट याद रखिएगा। और हिस्ट्री के आंसर में डेट लिखिएगा ही लिखिएगा, डेट नहीं लिख सकते सेंचुरी लिख दीजिएगा, पक्का लिख दीजिएगा। और सेंचुरी जब लिख रहे हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि टीचर का ध्यान जाए वहाँ पे, ठीक है। और ये उसके बाद ठीक लगभग 100 साल बाद, 100 नहीं बोल सकते 90 बोल सकते, तो उसके बाद हम लोग को आज़ादी मिलेगा। मतलब देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक हम लोग का लड़ाई चालू हुआ है, मतलब ब्रिटिशर्स को भगाने में। अब आता है ब्रिटिशर्स का बात। देखिए हालांकि है तो ये टॉपिक आपका 18th सेंचुरी सैलिएंट फीचर्स, बट आपको मेरे को लग रहा होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो हम आपको एक बात समझाते हैं, समझ लीजिए। पहले ब्रिटिशर्स का स्टोरी समझ लीजिए। ये ब्रिटिशर्स
हमारे भारत से कुछ रॉ मटेरियल्स हमेशा रहता था। एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए ना। बिना सामान के आप इंडस्ट्री में कैसे बनाइएगा? तो आपको सामान चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपको लेस का कंपनी खोलना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? आलू चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए होगा? आपको कैपिटल चाहिए होगा, पैसा चाहिए ना इंडस्ट्री बनाने के लिए। तीसरा क्या चाहिए होगा? लेबर चाहिए होगा, कौन बनाएगा आपका सामान, ठीक है। और चौथा क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा, या फिर बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट इंसान चाहिए, या फिर एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, जो एक मालिक रहेगा उसका, जो पूरे रन करेगा आपकी इंडस्ट्री को, ठीक। तो ये 4 चीज़ तो चाहिए। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्री बहुत लार्ज स्केल में ग्रो कर रहा था, ठीक है। इंडस्ट्री उसको ये ग्रो कर रहा था, तो इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो उसको क्या चाहिए? लेबर्स चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। तो उसको रॉ मटेरियल और लेबर्स कहाँ से मिला? और इवन उसको मार्केट भी चाहिए, पहले इस्टेब्लिश कर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए 4 फैक्टर जो पहले हम बताए वो चाहिए, और उसको इंडस्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए एक मार्केट चाहिए, ठीक है। जो कि मार्केट बनेगा कौन? भारत, ठीक है। कैसे बनेगा हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। तो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड जगह जगह पे अपना कॉलोनी बना के रखा था। कॉलोनी बनाने का मतलब है वहाँ पे रहता था, कुछ लोग रहते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल को लेते थे और अपने देश पे ले जाते थे। एक तरह से बोल सकते हैं एक्सप्लॉइट करना, शोषण करने का काम था इनका, ठीक है। तो क्या ब्रिटिशर जो भारत में आए थे, तो क्या उनका इरादा था, ये पूरा प्लानिंग में थे कि मेरे को एक्सप्लॉइट करना है भारत को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आए थे ट्रेड करने। इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत था, सारा अच्छा वाला था। आयरन था, कॉटन था, स्पाइसेस था, मसाले में बहुत हम लोग एफिशिएंट थे, मसाला बहुत एक्सपोर्ट करते थे। तो सबसे पहले वो भारत में आए थे ट्रेड करने के लिए। इसका प्रूफ हम आपको, ये बात हम ऐसे ही नहीं बोले, मेरे को ब्रिटिशर्स आके नहीं बोल रहे हैं कि हम ऐसा प्लानिंग मेरा नहीं था अंजलि, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आए हैं ब्रिटिशर्स कब? 1600 में, समझिएगा, ध्यान सुनिए, 1600 में, 1600 में आए हैं, ठीक है। और हम लोग उनसे लड़ाई कब किए हैं, या फिर वो रूल स्टार्ट कब किए हैं? रूल कब से स्टार्ट किए? 1757 में, ठीक है। 1757 में आपको क्या बताया कि हम डायरेक्ट लड़ाई करें, इससे पहले हम ब्रिटिशर से लड़ाई नहीं किए थे। ब्रिटिशर से हमारा पहला लड़ाई होता है बैटल ऑफ प्लासी में, 1757 में। लड़ाई कब होगा? जब कुछ दिक्कत आ रहा होगा, आपसी विवाद हुआ होगा, तभी तो, ऐसे तो लड़ाई किए नहीं होंगे। तो विवाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? वो रूल करने लगे थे। तो कोई भी इंसान आता है तो उसको क्या 100 साल लग जाएगा? 100 नहीं, 150 साल लग जाएगा रूल करने में? बिल्कुल नहीं। वो आए थे 1600 में, आए, ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड ही किए। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे तो रूल भी किया जा सकता है। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर उनका बढ़ता चला गया। फिर वो धीरे धीरे, पहले तो भीख मांगे, बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, थोड़ा सा ग्रांट दे दीजिए कि हम यहाँ पे अपना इंडस्ट्री बना सके। एक तो इतना सामान लेके आते हैं, रखने का जगह चाहिए मेरे को, हम थोड़ा फोर्ट बना लें, मेरे को ट्रेड करने का आज़ादी दे दीजिए, मेरे को परमिशन दे दीजिए, ये सब करना है। पर धीरे धीरे क्या किए, बोले कि नहीं, आप सुनिए सर, आप मेरे अंडर ही रहिए, हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, हम आपका अपना मिलिट्री भी देंगे, आपको खतरा भी नहीं होगा, आप बस मेरे अंडर रहिए, हम आपको पेंशन देंगे, ठीक है। आप आराम से रहिए, सारा भार मेरे पे दे दीजिए, ठीक। धीरे धीरे बहुत लंबा समय लगा है, समझ रहे, 1600 में आए हैं और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चालू हुआ। अब आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैम कभी आप इंग्लैंड बोल रही हैं, कभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही हैं। देखिए, इंग्लैंड में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, कुछ मर्चेंट्स लोग, कुछ बड़े, मतलब पूंजीवादी बोल सकते हैं, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग का एक कंपनी था, ठीक है, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अभी यहाँ का कंपनी हो सकता है जोमेटो, उबेर, ओला होता है, हाँ ओला ही तो होता है, उबेर, कुछ भी हो सकता है, कोई कंपनी है। अब ये कंपनी चाहता है कि कुछ खाने का कंपनी बताए, अंकल चिप्स, ठीक है। ये कंपनी चाहता है कि अफ्रीका में जाके, अफ्रीका में पोटैटो मान लीजिए होता है, तो वो चाहते हैं अफ्रीका में जाके वहाँ से वो और पोटैटो स्टार्ट करे और बहुत बड़ा उसका इंडस्ट्री बनाए और मार्केट को ग्रो करे और बेचे, ठीक है। यहाँ पे पोटैटो बहुत महंगा मिलता है, वहाँ पोटैटो सस्ता मिलता है, तो वो कंपनी किस नाम से जाएगा? अंकल चिप्स के नाम से जाएगा, ठीक है। वो है किसका कंपनी? हमारे भारत का कंपनी, पर जा कहाँ रहा है काम करने? अफ्रीका जा रहा है। ठीक वैसे ही इंग्लैंड में एक कंपनी था जिसका नाम रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत जो है ना इंग्लैंड की ईस्ट साइड में है, ठीक है।
तो उसका नाम रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो एक कंपनी ही था, वो कुछ लोगों को भेजते थे भारत में और वो यहाँ पे आके मर्चेंट का काम करते थे, ट्रेडिंग करते थे, हम लोग से व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापारी थे। धीरे धीरे वो व्यापारी से रूलर बन गए, समझ रहे हैं। इसका प्रूफ आपको इसलिए दिखा दिए क्योंकि उनका रूल स्टार्ट कब होगा, 1600 से लेके, बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद कर रख लीजिए, 1600 से लेके 1757 तक, लगभग 150 साल। आप ये भी नहीं लिख पाइएगा डेट तो लिखिएगा, 150 साल के बाद ब्रिटिशर्स अपना रूल स्टार्ट किए। और उनका फर्स्ट रूल जैसे स्टार्ट होने लगा, रूल नहीं, सिंपल रूल नहीं किए, वो एक्सप्लॉयटेशन चालू किए, जो कि बर्दाश्त नहीं हुआ। बंगाल के रूलर्स, बंगाल के जो गवर्नर थे सिराजुद्दौला से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वो सबसे पहला लड़ाई हुआ है बैटल ऑफ प्लासी। उसके ठीक कुछ 7 साल बाद, शायद 1764 में ना हुआ है, तो 1764 कितना होगा, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, 3 4 7, हाँ 7 ईयर्स, 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर होगा। ये दोनों लड़ाई, सबसे पहला लड़ाई था हमारा ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक। बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इसे इरिटेट मत होइएगा, ये आपका रिवीजन ही है। उसके बाद लड़ाई होगा हमारा 100 साल बाद 1857 में, और फिर 1947 में हमको आज़ादी मिलेगा। मतलब एक पहला उसके बाद जब हम लोग, पहले तो जो लड़ाई हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, बस बंगाल के गवर्नर लड़ाई किए थे, पर ये उनका रूल तो एक जगह पे था नहीं ना, खाली बंगाल पे तो था नहीं, धीरे धीरे स्प्रेड करता चला गया। हर सारे लोगों को परेशान करने लगे, सारे लोग को परेशानी था, सारे लोग मिल के बोले मुखाड़ फेंकेंगे इस ब्रिटिशर्स को, ठीक। और सब लोग मिल के एक लड़ाई किए थे, इसको ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मेरे को लगता है कि आना चाहिए, ये आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, तो पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है वो आपका, ठीक है। तो है इस आपकी बुक में ये चैप्टर है, उसको भी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 पर अनसक्सेसफुल रहे, हम लोग जीत नहीं पाए, क्यों नहीं जीत पाए वो उस चैप्टर में करेंगे, ठीक। फिर हम लोग लड़ाई किए, फिर भी हम लोग को लगा, फिर लोग लड़ाई बंद नहीं रखे, अपना फिर से शुरुआत था ही हम लोग का, करते करते हम लोग को फाइनली आज़ादी कब मिलता है, 1947 में, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग का लड़ाई स्टार्ट हुआ था 1757 से। अब आप क्रोनोलॉजी समझ गए, ठीक है। अब आते हैं, चलिए, सेलियन फीचर्स। 18th सेंचुरी का सेलियन फीचर क्या था। ये जो 18th सेंचुरी है ना, सबसे पहले ब्रिटिशर जो आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था, तो किसके पास सबसे पहले गया, ठीक है। 1600 के टाइम पे कौन थे, मुगल्स थे। मुगल्स कब से कब तक थे, 1526 से लेके 1857 तक रहेंगे, 1857 तक, ठीक है। 1857 तक जो है ना, वो लेटर मुगल्स वगैरह हैं। 1600 से लेके, लिख लीजिए, 1600 से 1526 से लेके 1957 तक जो रहे वो मुगल पीरियड चला है। तो इस बीच वो आए हैं, इस बीच आते हैं ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही ग्रो नहीं किया, उसको बहुत सारा फेवरेबल कंडीशन मिला, क्योंकि अगर सेंटर पे बहुत ग्रेट अम्पायर होता, बहुत बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग यूनिटी के साथ होता, कंसोलिडेटेड होता, तो इतना आसान नहीं होता ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल करना, ठीक है। तो इसके बाद जो कुछ आएगा टाइम पीरियड, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल पे आएगा कि किस तरह से हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन डूबा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा इलाबोरेट करके हम समझाए हैं, ठीक। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए रूल कर पाया क्योंकि मुगल्स जो है ना डिक्लाइन कर रहा था। तो इससे मुगल का डिक्लाइन होने का क्या कारण था, ये पहले हम लोग समझ लेंगे। इसमें जो ब्रेकडाउन हुआ है मुगल अम्पायर का, सबसे पहले हुआ क्या कि पहले एक राजा था जो बड़ा सा एक्सपेंशन किया अपने टेरिटरी का, ठीक। पर क्या एक राजा दिल्ली में बैठ के या कहीं कैपिटल में बैठ के पूरी जगह को देख पाएगा, क्या नहीं देख पाएगा। तो वो क्या किया, जगह जगह पे ना गवर्नर लगा दिया। वो गवर्नर उसके विश्वासी इंसान हो सकते हैं, उसका अपना बेटा भी हो सकता है, क्योंकि पहले के राजा लोग बहुत सारी शादियाँ करते थे। तो किसी बेटा को ये जगह दे दी कि तुम रहो यहाँ पे, तुमको दिए, तुम अपना तुमको सिविलियन का भी पावर दिए, मिलिट्री पावर भी दिए, पर उसमें से तुम्हारा जो खर्चा तुम वहाँ का लोगों से टैक्स लेना, और वहाँ पे है ना एक तरह से इंडिपेंडेंट, जैसे प्रोविंशियल किंगडम जो हम लोग पढ़े होंगे, आप इससे पहले जो हिस्ट्री का आपको बुक उसमें मिडाइवल हिस्ट्री जो है उसमें पढ़े होंगे तो पता हो, या फिर हम समझाते हैं। जैसे भी सेंटर है ना, हम लोग का सेंटर में मोदी जी हैं। मोदी जी क्या किया, मोदी जी तो पूरी जगह को देख नहीं पाते, पूरे स्टेट में तो नहीं देख पाएंगे ना, है कुछ चीज़ है जो सेंट्रल लिस्ट में है, पर कुछ ऐसा टॉपिक, ऐसा भी इशू, मतलब ऐसा भी सब्जेक्ट है
जो सेंटर खुद देखता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है, या चीफ मिनिस्टर हैं जो अपने अपने मैटर को सुलझाते हैं, पर कुछ ऐसा चीज़ है जो सेंटर देखते हैं, तो सेंटर और स्टेट मिलके करते हैं। पर ठीक वैसे ही सेंटर में तो वो थे ही जो मुगल्स की जो राजा थे, और वो जगह जगह पे ना कुछ गवर्नर्स को नियुक्त करके रखे थे। बंगाल हो सकता है, अब बंगाल था, अवध था, और भी बहुत सारा जगह था, ठीक है। अब बंगाल से ये मत सोचिएगा कि अभी का वेस्ट बंगाल, उस टाइम का बंगाल का मतलब बंगाल, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश सब मिलके था, ठीक है। और अभी ये वाला स्टेट था ही नहीं। तो अभी कुछ भी बोले, अगर महाराष्ट्र बोले तो मुंबई नहीं समझ लीजिएगा, महाराष्ट्र बोले तो वो मुंबई वाला बस उतना ही सा नहीं समझिएगा, उस टाइम का मैप ही अलग था, ठीक है। तो सबसे हुआ क्या, पहला इवेंट क्या हुआ, मुगल एम्पायर का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन कैसे हुआ, अब आपको लगता है कि जो देखिए पावर, अगर जब तक आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है, तब आपका लोग सपोर्ट कर रहे हो तो बड़ा बात है नहीं। जब आपके पास कुछ नहीं है तब आपके साथ कौन है, तब उस टाइम पे रियल टेस्ट होता है लॉयल्टी का, ठीक है। तो उन लोग सब थे तो उनके विश्वासी आदमी, पर जैसे ही मुगल का जो पावर था वो डिक्लाइन होना चालू हुआ, वैसे ही उसके जो रीजनल रूलर थे, जो जगह जगह पे गवर्नर नियुक्त करके रखे थे, उन लोग बोले हम आपका बात नहीं मानेंगे, यार आपको मानना है तो आप मेरे से लड़ाई कीजिए, अगर आप मेरे को हरा दिए तो मानेंगे, नहीं तो फिर आज से हम इंडिपेंडेंट हुए, हम आपके सबॉर्डिनेट बन के नहीं रहेंगे। इससे धीरे धीरे बहुत जगह जगह पे जो गवर्नर था वो गवर्नर अब इंडिपेंडेंट हो गया, मुगल से कट गया, और मुगल के पास अब पावर बंद, क्योंकि जो रीजनल प्रोविंस में जो गवर्नर थे वो कुछ ना कुछ टैक्स उनको दिया करते थे, ठीक। पर जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनको टैक्स नहीं देंगे, तो उनका रेवेन्यू सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और पावर इज़ मनी ना, पावर इज़ मनी, मनी इज़ पावर, हाँ। तो पैसा के बिना पावर नहीं आएगा, तो बहुत मिलिट्री को रन करना है, आपके पास पावर कैसे आएगा कि आपके पास लार्ज मिलिट्री होगा, और मिलिट्री को पैसा देना होता है, सैलरी देना होता है, सैलरी आप कैसे दीजिएगा अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा। तो ये रीज़न रहा, धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो गया। दूसरा आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स बिकम वल्नरेबल। मतलब वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, एकदम दयनीय वाला हालत, मतलब जो इतना वल्नरेबल कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो ना तो सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट उन पर पड़ने वाला है। वल्नरेबल सेक्शन बोलते हैं ना, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, विमेन है, बूढ़ी विमेन है, या फिर डिसेबल पर्सन है, ये सब क्या है वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, कि थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन पे पड़ने वाला है, वल्नरेबल सेक्शन पे पड़ने वाला है। जैसे क्योंकि मान लीजिए कुछ डिज़ास्टर आता है तो आप तो भाग जाइएगा, पर क्या छोटा बच्चा भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा। तो कोई भी आपदा आता है तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है, वो छोटा बच्चा, इसीलिए ऐसे लोगों को वल्नरेबल पीपल बोलते हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पीपल बोल सकते हैं, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन बोल सकते हैं। तो मुगल्स का जो टाइम था एकदम वल्नरेबल हो चुका था, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता तो बहुत एडवर्स इम्पैक्ट उस पर पड़ने वाला था, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन चालू हो गया था। पर ये डिसइंटीग्रेशन जो शुरू हुआ था ये कब से शुरू हुआ, जैसे ही औरंगजेब का डेथ हुआ। औरंगजेब के समय तक ये जो मुगल का टाइम पीरियड था बहुत जेनिथ पे था, बहुत हाई लेवल पे था। पर जैसे ही औरंगजेब का डेथ हुआ, उनके जो सक्सेसर थे ना उतने बड़े अम्पायर को संभाल नहीं पाए, ठीक। क्योंकि देखिए पावर अक्वायर करना मैटर नहीं करता है, कोई भी बड़ा पोस्ट पे आपको दे दिए, या फिर आपको एग्ज़ाम क्रैक करके बहुत बड़े पोस्ट पे आप चले गए, आपका नियुक्ति हो गया, आप जज बन गए, आप कुछ भी बन गए बड़े, पर वो अक्वायर करना मैटर नहीं करता, उसको मेंटेन करना मैटर करता है, ठीक है। अब उसको मेंटेन कितना दे, आप पॉलिटिशियन ही बन गए पर आप वो भाड़ को संभाल ही नहीं पाए, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं पाए, तो ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज हो जाता है। एक्वायर करना ही बस बड़ा बात नहीं होता है। तो वो जो बाबर जो इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार करके गए थे, बाबर और उनका जो भी उनके सक्सेसर लोग थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, जो भी थे उनके अर्ली मुगल जो रहे हैं, उनके जो लेटर मुगल्स थे उनको संभाल नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद इसके कारण ये हुआ क्या, जो पावर जो था, जो कंसोलिडेटेड था, जो स्ट्रॉन्ग था, वो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये स्टोरी पढ़े थे ना, एक लकड़ी को तोड़ देंगे आसानी से, पर सारा लकड़ी एक साथ हो जाएगा, बंडल में तो नहीं तोड़ पाएंगे, पर वही जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बहुत आसानी हो गया तोड़ने में, या आपस में फूट डालने में आसानी हो गया, ठीक। और इसके कारण सबसे पहला लड़ाई होता है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, ठीक है। 1757 में इसी टाइम पे जब इस मुगल्स टूट रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी आके
जगह जगह मुगल्स लोग को बोल रहे थे, आपस में एक दूसरे को भड़का रहे थे रीजनल पीरियड में, जो रीजनल जो किंगडम्स थे, कि तुम एक काम करो, तुम मेरा सपोर्ट कर दो, हम तुमको यहाँ का अवध बना देंगे, इसको हटा देंगे, तुमको बना देंगे। तो सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी आपके और भी चैप्टर्स में है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें करेंगे, अभी इसलिए इतना इलाबोरेट करके नहीं समझा रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी था इसका सेलेंट फीचर, इसका मतलब 18वीं सदी का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ये था, जिसके कारण इसको यूनिक बनाता है, वो था बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद जस्ट 7 साल बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में कौन जीता था, हम लोग हार गए थे, ब्रिटिशर्स ही जीते थे। ठीक है, हम लोग का बात जब भी हो रहा है तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया के बारे में, इंडिया के मुगल्स को भी यहाँ पे इंडियंस ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हार गए थे और ये बहुत ही डिसिसिव बैटल था, कोई ऐसा नहीं था बहुत कि ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग थे इसलिए वो जीत गए थे, नहीं, ये चालबाजी का लड़ाई था, बहुत चालाकी से धोखा देके जीता गया था। जब पढ़ेंगे उसमें तो डिटेल में समझेंगे। दूसरा क्या था, 6 नंबर पॉइंट को देखिए, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ जो बक्सर था ना, देखिए बैटल ऑफ प्लासी तो कर ही दिया था। बैटल ऑफ प्लासी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता ना, तो उनका कंट्रोल ना बंगाल पे पड़ा। पर जब बैटल ऑफ बक्सर में वो जब हारे ना बहुत बुरे तरह से हम लोग, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और एक्सपैंड होने लगा, रूलिंग पावर उनका उसका और बढ़ गया। ठीक है, अब वो बस कंपनी नहीं था जो कि ट्रेड करने आया था, अब वो रूलर बन गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सुप्रीमेसी बढ़ता चला गया, यहाँ से शुरुआत है उसका बढ़ने का। जितना ही मुगल टूटा, जितने ही वो बोलते ना, फूट डालो और राज करो, मतलब ब्रिटिशर्स हमेशा से यही पॉलिसी लगाए हैं, फूट डालो राज करो। किसी के भी घर में आप किसी भी चीज़ में आप फूट डालिएगा तो आपको ज़्यादा सुविधा मिलता है उस पर रूल करने में। एट पॉइंट हमारा आता है, जो सुप्रीमेसी जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये हमेशा चलता रह गया क्या? नहीं, ये भी बोले ना कि हर रात का एक सवेरा होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सुप्रीमेसी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हुआ। और जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और हम वहाँ से पैसा देने के लिए, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट मिला था, साइन करके दी थी, क्राउन वहाँ की जो रानी थी क्वीन, उनको साइन करके दी थी कि चलिए हम आपको परमिशन दे कि जाइए आप भारत में, हमारे देश से बस आप ही यही कंपनी जा सकता है जो वहाँ पे ट्रेडिंग करेगा। मोनोपोली था उसके पास और कोई दूसरा कंपनी नहीं जाएगा। पर इसके बदले हमको बहुत प्रॉफिट चाहिए। आप कंपनी तो बहुत सारा प्रॉफिट दे रहा था अपने देश को, ठीक, पर एक टाइम पे ऐसा आया ना, धीरे धीरे इतना करप्ट हो गया लोग। देखिए कंपनी तो डूबा, पर कंपनी के जो स्टाफ थे ना वो बहुत कमाए, मतलब भड़ के कमाए हैं, इतने लूटे हैं भारत को, सोने की चिड़िया से उसको भुखमरी के नौबत पे ला के रख दिया भारत को। तो जैसे ही देखिए कंपनी डूब रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को लॉस हो रहा था, कंपनी डूब रहा था इसलिए क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ थे ना भारत में आके बहुत करप्ट हो गए, मतलब कंपनी का ना विस्तार करके अपने पॉकेट का विस्तार कर रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, ये कंपनी पे अब कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को। और जिससे आप जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ उस टाइम पे या फिर हिस्ट्री में आएगा, अगर उनको उतना नहीं गए हैं उतना आगे तक चैप्टर में, पर अगर आता है तो शायद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अगर आता है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी आपका नहीं है। पर धीरे धीरे इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेट करने लगा, उसको कंट्रोल में लाने लगा। जो पूरा उसको मोनोपोली दे दिया था ना, वो अब मोनोपोली नहीं, उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा। और रिस्ट्रिक्शन लगाते एक टाइम आया जब 1857 में जब देखा ना इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि अभी जैसे जो ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है ना, हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ाई किए थे, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई किए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल उस टाइम पर नहीं था। हालांकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ को देख के हमको ब्रिटिशर्स सा लगता है, ब्रिटेन के ही थे इसीलिए, पर वो ब्रिटेन का रूल उस टाइम पे नहीं था। पर जब ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ ना, पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं कि वो ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पहले क्राउन रूल आ गया था, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल आ गया था, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। पर जैसे ही देखे कि इतना बड़ा लड़ाई हुआ कि पूरा भारत मिल के, मतलब जगह जगह पे लड़ाई हो रहा है, इतना ग्रेट रिवॉल्ट हो गया, जिसको ग्रेट रिवॉल्ट बोला जाता है 1857 में,
तो बोले कि नहीं अब रहने दो, अब तुमसे नहीं होगा, तुम कंपनी ख़त्म किए, कंपनी का बोले तुम रहने दो, तुमसे भारत ना संभलेगा, अब डायरेक्ट हम रूल करेंगे। और यहीं से स्टार्ट होता है क्राउन रूल 1857 में। देखिए बहुत ऐसा चीज़ जो आपके बुक में नहीं दिया है या बुक में अज्यूम किया गया है कि आपको पता होगा, पर हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट को कंसिडर करके पढ़ाते हैं जो बच्चा कुछ नहीं जानता होगा या फिर एकदम नया है और नई पहली बार पढ़ रहा है। तो एटलीस्ट मेरे क्लास में अगर आप आए हैं ना, तो आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मेरा ये टारगेट होता है, ये हम बहुत कम ही कुछ अज्यूम करते हैं कि आपको ये पता होगा, हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता होगा तब ऐसे ही पढ़ाने का। इसीलिए कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपकी बुक में नहीं दिया है, उसको हम बार बार करके समझा रहे हैं और बहुत स्टोरी की तरह समझाना चाह रहे हैं कि आप ना उस फ्लो में आ जाइए, एक ना क्रोनोलॉजी को समझिए कि एक के बाद एक घटना जो हुआ है ऐसे ही नहीं हुआ है। क्राउन रूल अगर हम आपको बोले कि 1857 में क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि क्यों हुआ था भाई। इस तरह से आप, पर अभी आप समझ पाएंगे कि क्राउन रूल अचानक से क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और बोले कि हम खुद राज करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट होने के कारण लॉस में जा रहा था। ठीक है, कंपनी लॉस में जा रहा था, पर उसका जो स्टाफ था वो बहुत हाई लेवल से प्रॉफिट में जा रहे थे। इसके बाद हमारा 9th पॉइंट आता है, कंपनी जो था, कंपनी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था सबसे ज़्यादा स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। देखिए बंगाल जो है ना, बंगाल का मतलब ये नहीं समझिएगा कि अभी का वेस्ट बंगाल, बिल्कुल नहीं। उस टाइम का बंगाल आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, बहुत बड़ा जगह था बंगाल। ठीक है, और इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किस साल में हुआ है और किनके द्वारा हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बताइएगा कि वेस्ट बंगाल भारत के ईस्ट साइड में है, पर फिर भी इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इस पर कमेंट आता है और लाइक्स आता है, कम से कम 100 लाइक्स अगर कमेंट पे आता है, तो पक्का इस पर हम एक वीडियो बना के आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे। और अगर आप में कुछ कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा बात होगा। वापस टॉपिक पे आते हैं। कंपनी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल से ज़्यादा शुरुआत था, बंगाल में ज़्यादा शुरुआत होता। बंगाल, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि बहुत बड़ा जगह था, और जितना बड़ा जगह होगा ना उतना ज़्यादा आपको टैक्स मिलेगा, क्योंकि उतने जगह पे लोग रहेंगे, लोग ज़्यादा रहेंगे ना। और टैक्स कलेक्ट कहाँ से होता है? जो लोगों से कलेक्ट होता है। और जितना आप टैक्स कलेक्ट करेंगे उतना एक रूलर का पावर इंक्रीज़ करता है। रूलर को राजा कहाँ से एम्पावर्ड होता है? पैसा से। और पैसा उसको मिलता कहाँ से है? बाय विद द हेल्प ऑफ टैक्स। और टैक्स देता कौन है? वहाँ के लोग। तो जितना बड़ा उसका एरिया होगा उतना ज़्यादा टैक्स जनरेट होगा। ठीक है, और ये मत समझिए कि खाली टैक्स, अभी भी तो तुम भारत के पास तो बहुत पैसा होगा, पर भारत जो है ना अभी टैक्स अगर लेती है ना, तो वो टैक्स इसलिए नहीं लेती कि वो अपना प्रॉफिट करे या एक्सप्लॉइट करे। वो टैक्स इसलिए लेती है कि हमारा भारत सोशलिज्म को फॉलो करता है। पूरी तरह से सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, पर सोशलिज्म को फॉलो करता है, जिसमें समाजवाद का बात किया जाता है, सोसाइटी को लेके चला जाता है, जिसमें इक्वालिटी को कम किया जाता है, इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी को कम किया जाता है। मतलब जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है उसको कम करना है। तो सरकार क्या करती है? अमीर लोगों से टैक्स लेती है और गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स लेके आती है और स्कीम लाके गरीबों में बांट देती है। जैसे सबसे सिंपल चीज़ें समझिए तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, जो राशन मिलता है ना BPL फैमिली को या APL फैमिली को कम पैसा में राशन मिलता है ना, वो क्या है? वो यही तो है कि सरकार गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है उसको कम करना चाह रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टॉपिक 10th नंबर का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कंपनी इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्ट इंक्लूसिव इन बंगाल। ये तो बता दिए थे। हाँ, रिलेशन जो अभी इंडियन इकोनॉमी का जो रिलेशन था और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ये किस तरह से चेंज हो रहा था। मतलब पहले क्या था? पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल नहीं कर रहे थे, हम एक टॉपिक इसमें मिस कर दिए, हम कुछ बता रहे थे बीच में, फिर हम PDS का सिस्टम लेके आए। अच्छा आएगा तो हम बता देंगे, हम कुछ मिस कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, पहले हम लोग क्या थे? ट्रेडर्स थे, पर अब क्या बन गए? अब रूल होने लगे, अब हम पे राज किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम उसके साथ ट्रेडिंग का काम करते थे, तो हम लोग का इकोनॉमी ग्रो कर रहा था जब तक वो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। पर जैसे ही वो भारत में आ गए, भारत में आके रूल करने लगे, तो वो क्या करने लगे? वो एक्सप्लॉयट करना चालू किया। हाँ, मेरे को याद आया, टॉपिक जो रह रहा था
कि वो लोग टैक्स अगर कलेक्ट कर रहे थे तो टैक्स तो फिर उनको यूज़ करना पड़ता। अभी तो सरकार को टैक्स यूज़ करना पड़ता है क्योंकि गरीबों में बांटना भी है, पर ब्रिटिशर्स को टैक्स यूज़ नहीं करना पड़ता था। वो सारा टैक्स कलेक्ट करते थे और अपने देश में ले जाते थे। इसीलिए आया है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी। दादा भाई नारोजी जो हैं वो देखे ना, सिस्टम समझे, जब इकोनॉमी को पढ़े और जब ब्रिटेन गए और वहाँ के सिस्टम को देखे और यहाँ के सिस्टम को देखे, तब उनको समझ में आया कि ये तो ना जा नहीं रहा है, वेल्थ जो है ना, वेल्थ जा नहीं रहा है, वेल्थ बह रहा है, ड्रेन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ये ना बहा के ले जा रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग को एक्सप्लॉइट करके छोड़ दे रहे हैं, मतलब एकदम कहीं का ना छोड़ेंगे हम लोग को, जिसकी जो ये थ्योरी लेके आते हैं। जब भी इकोनॉमी का बात आए ना, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और इकोनॉमी पे जो हमारा इम्पैक्ट पड़ा है, ये बात आए तो दादा भाई नारोजी का जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ ज़रूर कोट कीजिएगा और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि टीचर का ध्यान जाए कि आपको ये बात पता है। और ये पीरियड था क्राइसिस पीरियड। सोने की चिड़िया से हम किस जगह पे आ गए थे, गोल्डन एज से क्राइसिस एज में, है ना। गोल्डन एज, अच्छा बताइए तो कमेंट बताइएगा तो कि किस टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं, किन के राज्यकाल में, किस पीरियड में उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, मौर्य पीरियड में या फिर गुप्ता पीरियड में, और क्यों कहा जाता है। 12th नंबर पॉइंट, ग्रोइंग ट्रेड ऑफ यूरोप एंड इट सेट द टोन एंड फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कमर्शियल लाइफ। जो इकोनॉमी जो था, जो ट्रेड जो था, यूरोप का तो ग्रो कर रहा था, पर इंडिया के फ्यूचर को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ा, टोन ही उसका चेंज कर दिया। क्या कर रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे कि रॉ मटेरियल मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उनको बनाना है, मान लीजिए कपड़ा बनाना है तो कॉटन यहाँ से लेके जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे कॉटन अच्छा ग्रो होता है, कॉटन यहाँ से लेके जा रहे थे, वहाँ पे कॉटन का कपड़ा बना रहे थे और वो कपड़ा फिर यहाँ पे ज़्यादा दाम में ला के बेच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ के लोग भी तो कॉटन से कपड़ा बनाएंगे, तो बोल रहे थे वो कपड़ा तुम 10 रुपये से ऊपर के दाम में बेच ही नहीं सकते, ठीक है। अब उस इंसान को खर्चा ही लगा 15 रुपये, तो वो 10 रुपये में कैसे बेचेगा। पर उसका जो सामान था, जो ब्रिटिशर्स का सामान था, वो बोल रहे थे कि हम 15 के नीचे कम ना करेंगे, 15 के नीचे हम बेचेंगे ही नहीं, इतना में ही लेना पड़ेगा और तुमको इतना दाम बढ़ाने नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा इंडस्ट्री पूरा ठप पड़ गया। हम लोग का जो सिस्टम था, जो ट्रेडिंग का सिस्टम था, जो हम लोग ग्रो कर रहे थे, इकोनॉमी जो हम लोग का था, पूरी तरह से क्रश हो गया। मतलब बोल सकते हैं ना कि मतलब अब एक होता है किसी को पैर पे मारना, वो गिर जाएगा, और एक किसी का पैर का हड्डी को एकदम पूरा फ्रैक्चर करके तोड़ देना कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ऐसा हालत करके चले गए थे भारत का। अब आता है हमारा इंटरप्रेटिंग द 18th सेंचुरी। अब इतना तो अब समझ गए हैं कि ब्रिटिशर्स हम लोग का कितना ही अच्छा हेल्प किए हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स अभी अगर भारत में जाके भारत के साथ जैसा किए हैं, वो अपने बच्चों को बोलेंगे या अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में पढ़ाते होंगे, बोलते होंगे कि हम लोग इस तरह का नेचर रखे, हम लोग कॉलोनियल पीरियड में हम लोग इस तरह का रूल रखे थे, इतना एक्सप्लॉइट किए हैं, कभी नहीं बताएंगे। वो हमेशा देखिए, हिस्ट्री ना एक तरह से कह सकते हैं ना, हिस्ट्री एक तरह का विपिन है या फिर एक तरह का लेंस है। वो ऐसा लेंस है जो बनाता है या फिर जो वो लिखता है हिस्ट्री को, वो वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। समझिएगा बात को। अगर हम हिस्ट्री लिखे हैं या अगर आज हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, हिस्टोरियन है, ठीक है, हिस्टोरियन है, कोई नहीं देखा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था। जो थे, जो जिए, वो चले गए, हम पढ़ रहे हैं, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारी किताब में लिखा है। और किताब में जो लिखा है, वो जो हिस्टोरियन थे वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे, वो अपने तरीक़ा से लिखेंगे, ठीक है। तो हिस्टोरियन ना हमारे माइंड, हमारे बिलीफ को, हमारे बोल सकते हैं ना, हमारे आइडियोलॉजी को शेप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो हिस्ट्री है और ब्रिटिशर्स का जो हिस्ट्री है, वो एक कभी नहीं होगा। कॉलोनियल पीरियड को वो जस्टिफाई करते हैं, वो उसका ना सफाई देते हैं कि कॉलोनियल पीरियड ज़रूरी था, क्योंकि जो इंडियंस थे वो बारबेरियन थे। वो क्या थे, बारबेरियन का मतलब जंगली, सैवेज लोग थे, गंवार लोग थे, एकदम से गंवार लोग थे। हम लोग नहीं आए होते तो उन लोग उतना सभ्य नहीं बनते। इवन आज भी बहुत लोगों को लगता है कि ना मेरे को ना फॉरेन जाना है, मेरे को फॉरेन लड़की से शादी करना है। चलो ठीक है, फॉरेन लड़की से शादी करना वो अलग बात है, बट मेरे को फॉरेन जाना है, वहीं रहना है, भारत में नहीं रहना। कसम से ये बातें जब सुनते हैं ना तो लगता है ना बेचारा पढ़ा नहीं है,
या बेचारी जो भी है नहीं पढ़ा। काश ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा होता तो समझ आता कि इंडिया, मतलब हम अपना बताएं ना तो हमको नहीं लगता कि हम लकी पर्सन हैं, लगता है बड़ा पनौती है हर चीज़ में। मेरे साथ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है गलत, पर जब याद आता है ना कि हमारा जन्म भारत में हुआ है या मेरा जन्म, हम इंडियन हैं, तो लगता है ना कि इस मैटर में हम बहुत लकी हैं। तो इंडिया को समझेंगे ना, इंडियन का पॉलिटिकल सिस्टम समझेंगे, इंडिया का हिस्ट्री समझेंगे ना, तो सच में आपको बहुत प्राउड फील होगा। लगेगा कि आहा क्या थे हम, आई मीन क्या हैं हम, क्या हमारे वंशज थे। और चलिए एक हम आपको प्रूफ देते हैं। आप जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा ना, वीडियो तो काफ़ी लंबा हुआ है, अब 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे वरना वीडियो प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओपन भी ना होगा मेरा वीडियो। तो हाँ, क्या कह रहे थे हम, भूल ही गए। हाँ, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है ना तो आप एक बार ना अजंता केव्स, एलोरा केव्स, कैलाश टेम्पल, ठीक है, एक बार देखिएगा, या अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि किस टाइम पे वो बना है, ठीक है, 7th 10th सेंचुरी का है, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए हैं आपका किस सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में। उतने साल पहले हम लोग के भारतीय लोग एक मंदिर बनाए हैं, बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। चलिए एक मंदिर का बात करते हैं, कैलाश टेम्पल का। डू यू थिंक कि एक जंगली, एक गंवार इंसान उतना सुंदर मंदिर बना सकता है, उतना टेक्निकल मंदिर जो पत्थर को ऊपर से काट के बनाया होगा? एक बार जाके वो मंदिर विजिट कीजिएगा, यूट्यूब पे ब्लॉग ही देख लीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे को बताइएगा क्या ये जस्टिफिकेशन देना सही है कि हम बारबेरियन थे और उनका आना ज़रूरी था, वो आके हमको सभ्य करके गए हैं? सोचिएगा। इंटरप्रेटिंग द 18th सेंचुरी, देखिए डिबेट है, इसको स्लाइड को यहाँ तक 4 5 नहीं, इस स्लाइड को हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो ना वीडियो लंबा ऑलरेडी हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो टिक नहीं पाएगा, बच्चा बोर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम भी पानी पी के आते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे 1 2 3 4, हाँ 4 स्लाइड है, दूसरे पार्ट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप भी फ्रेश होके आ जाइए, मतलब पानी पी के आ जाइए। थैंक यू।